नमस्कार दोस्तों। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था। उनमें इतनी काबिलियत थी कि अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालें तो वहां से सोना बनाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने एप्पल को एक नया मुकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी। पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया जब उनको उन्हीं की ही कंपनी से निकाल दिया गया। पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, बल्कि उन्होंने कुछ ही समय में नई 2 सक्सेसफुल कंपनियां बना दी। एप्पल कंपनी से जाने के बाद एप्पल कंपनी का जो बिजनेस था वो डाउन होने लगा और एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चिंता होने लगी। तभी उन्होंने फैसला लिया कि स्टीव जॉब्स को पूरे सम्मान के साथ इस कंपनी में लाया जाए, और वो लेकर भी आए। स्टीव जॉब्स अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रहते थे। उन्होंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी को मात दी जिसका कोई इलाज नहीं था। दोस्तों, साल 2005 में जब स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तब उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़कर सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से उसे साझा किया था। उनकी स्पीच ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। जहां तक कि इंडिया के सबसे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने अपने सेमिनार में दर्शकों को हाईली रिकमेंड की थी कि जिन्होंने स्टीव जॉब्स की स्पीच नहीं सुनी है वो कम से कम एक बार उनकी स्पीच जरूर सुने। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। पर कुछ लोगों को उनकी यह स्पीच समझ में नहीं आती थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने अपनी यह स्पीच इंग्लिश में दी थी, पर भारत की मातृभाषा हिंदी है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को ना समझने वाले लोगों के लिए यह स्पीच समझना काफी दिक्कत देता था। इसी कारण मैं आज उनकी स्टैनफोर्ड स्पीच का हिंदी अनुवाद करके आप सभी तक उनकी दी गई स्पीच पहुंचाना चाहती हूँ। इसमें सारे शब्द स्टीव जॉब्स के ही रहेंगे, लेकिन आवाज मेरी रहेगी। तो आप यह वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाएं, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक शांत समारोह में उपस्थित होने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज के पास नहीं हुआ, और आज मैं पहली बार मैं किसी कॉलेज में ग्रेजुएट समारोह के इतने नजदीक पहुंचा हूँ। यस, आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं, केवल 3 कहानी। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी न किसी तरह आता जाता रहता था। मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। लेकिन इसी के साथ वह ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो, और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल आया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पर बाद में मुझे जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्ट पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी माता मान गई। तो इस प्रकार से कुछ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, और 17 वर्ष बाद मैं आखिरकार कॉलेज गया। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था वो उन्होंने पूरा किया, किंतु गलती से मैं स्टैनफोर्ड जैसे एक महंगे कॉलेज के लिए चुना गया। अब मेरे वर्किंग क्लास माँ बाप की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी। 6 महीनों बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया।
मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, मुझे किस तरह से कॉलेज मेरी ज़िंदगी बनाने में मदद करेगा। और ऐसी जगह पे, ऐसे कॉलेज में माता पिता के जीवन भर की पूरी जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फ़ैसला लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और वो सब कुछ करना कोई आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसीलिए दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लुटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी, जहां पे कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफर किया जाता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने फ़ैसला लिया कि मैं कैलीग्राफी करूँगा और उसे बहुत अच्छे से सीखूँगा। मैंने शेरिफ और सन शेरिफ टाइप फेसेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है, यह सारी चीज़ें सीखी। यह बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि विज्ञान भी उसे कैप्चर नहीं कर सकता था, और यह मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। तो उस समय जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, ऐसा कोई विचार मेरे मन में था ही नहीं कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इस मैक में डिज़ाइन कर दिया, और यह कंप्यूटर टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक के कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस प्रोफेशनल स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब क्लियर नज़र आता है। अब केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी ना किसी तरीके से आपको फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, या फिर अपने कर्मों पर। किसी ना किसी चीज़ पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। और यही बात आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगी। चलिए, मेरी दूसरी कहानी है लव लॉसेस पर। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वो मुझे जल्दी मिल गई। और मैंने अपने पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की, और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 मिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही बेहतरीन रचना मैकिन्टोश रिलीज़ की और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी में मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी मुझे कैसे निकाल सकती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया, जिसे मैंने सोचा था कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे, और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और उन लोगों ने उसका साथ दिया।
और इस तरीके से 30 वर्ष की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत ही पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी मन बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी मैं अपने काम से तो प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची और मैं यह तब देख नहीं पाया, परंतु अब मुझे लगता है एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। सफल होने का बोझ अब एक बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक बेहतरीन कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैंने फिर से एप्पल में कदम रखा। आज एप्पल कंपनी नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला रही है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हो पाता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होती है। और वास्तविक रूप में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो। और एक बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, जब आपको वह चीज मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए खोजते रहिए और रुकिए मत। चलिए, मेरी तीसरी कहानी का सब्जेक्ट है मृत्यु यानी डेथ। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर रोज ऐसे जिएंगे कि जैसे वो आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाओगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप छोड़ दी और तब से मैं पिछले 33 सालों से हर रोज़ सुबह उठकर एक शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वह करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, यह मुझे अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले लेने में मददगार होता है। क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही नंगे हो। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे पैंक्रियास यानी अन्नाशय में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने मुझे पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज इम्पॉसिबल है और अब मेरा जीवन ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 6 महीने का ही बचा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर चला जाऊं
और अपनी सारी चीज़ें समेट लूँ, जिसका डॉक्टरी भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें जो आपने अगले 10 वर्षों में करनी है उसको बचे दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ गया है और आप सभी को गुड बाय कह दीजिए। मैंने इसी डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बता दिया। शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट में होते हुए मेरी आंत में एक एंडोस्कोप डाला और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां पर थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाज कैंसर है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचूँ भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी, प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता। मुझे पता है कि जहाँ तक के लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वह भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मौत वो रास्ता है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौत ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोजती है। और इस समय नए आप हो, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यस्त मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें, क्योंकि वह पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अंत में मैं आप सभी को यही कहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और अब जब आप सभी लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हो, तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख अपने अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हो, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने में अगर मुझसे कोई भूल हुई है या कोई गलती हुई है, तो आप माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।